गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 10 पाठ 10 झांसी की रानी पढ़ेंगे। इसे कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को नाग पंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे कविताएं रचने लगी थी, मतलब ये छोटे से ही इनको कविताएं रचने का शौक था। इनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण है। ये राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही हैं, किंतु इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। 15 फरवरी 1948 को एक कार दुर्घटना में इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि जो 1857 में क्रांति हुई थी, सन 1857 में, तब जो तलवार चमक उठी सन 57 में, यह तलवार पुरानी थी। मतलब ये तलवार अचानक से चमक उठी जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ये सोचा कि अब हमको अपने भारत की जो गुमी हुई आजादी है उसको हमें वापस पाना है। और वो वीर पुरुषों के समान लड़ती थी और किसी से भी नहीं डरती थी, सबसे लोहा ले लेती थी, सबसे सामना करती थी। तो उनने जब ये किया तो राजवंशों की भ्रुकुटी तन गई। भ्रुकुटी मीन्स भौएं, उनकी भौएं तन गई। वो देख के हैरान हो गए, अचरज में पड़ गए और सिंहासन हिल उठे उनके। किनके? फिरंगियों के, अंग्रेजों के। उनके सिंहासन हिल उठे। वो लोग सब डर गए कि रानी लक्ष्मीबाई ने जब क्या सोचा कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। इसका अर्थ क्या होता है कि मतलब जो हमारा भारत देश है, बूढ़ा होना का अर्थ क्या हुआ कि जो ये एकदम से भारत ऐसा हो गया था ना कि अब बिल्कुल थक हार के बैठ गया था, एकदम कमजोर हो गया था। तो उसकी इस कमजोरी को दूर करने के लिए, मतलब कमजोर भारत को बूढ़ा भारत कहा गया है। फिर से नई जवानी थी, मतलब बूढ़े भारत से जो हमारे देश में फिरंगियों ने कब्जा कर लिया था, अंग्रेजों ने, उन सबको दूर भगाने की रानी लक्ष्मीबाई के साथ हम सब ने मिलकर ठान ली थी कि अब तो हम इनको भगा देंगे अपने भारत देश से और हमारी जो गुमी हुई आजादी है हम उसे वापस पा लेंगे। और ये सारी जो कहानियां हैं रानी लक्ष्मीबाई की, ये जितनी कहानियां हैं, ये हमको बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। मतलब जो बुंदेलखंड में रहने वाले लोग थे, हर बोले थे, उनके मुंह से हमने ये सारी कहानियां सुनी है। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छवीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये जो लक्ष्मीबाई हैं वो कानपुर में जो नाना साहब रहते हैं ना, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छवीली थी। छवीली का अर्थ क्या होता है? सुंदर। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, मतलब कानपुर में जो नाना साहब रहते हैं उनकी ये मुंह बोली बहन थी, सुंदर बहन थी, मुंह बोली सुंदर बहन थी और ये अपने पिता की इकलौती संतान थी।
और जैसे हमारे जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे क्या खिलौने होते हैं, खिलौने हम किन से खेलते हैं, खिलौने होते हैं ना हमारी गुड़िया या गन या कितने सारे हमारे टॉयज होते हैं। लेकिन बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी, मतलब ये जो लड़ने वाले हथियार होते हैं, औजार होते हैं, ये सब इनकी क्या थी, सहेलियां थी। कृपाण मीन्स होता है तलवार, कटारी मीन्स होता है काटने वाला औजार। मतलब ये सारे औजार जिनके नाम हैं ये सब लड़ने में यूज किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। ये सब इनके क्या थे, इनकी सहेलियां थी। और ये अपने नाना के साथ ही पढ़ती थी और नाना के साथ ही खेलती थी। मतलब ये इनका ज्यादा समय अपने नाना जी के साथ ही निकलता था और उन्हीं के साथ ये खेलती भी थी, उठती बैठती थी, उन्हीं के साथ ज्यादा समय व्यतीत करती थी। वीर शिवाजी है ना, जो जिनको आप सब जानते हैं, उनके वीरता के बारे में आप सब लोग पढ़ते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई जी को भी वीर शिवाजी की गाथाएं मीन्स उनकी कहानियां, उनके वीरता के किस्से बिल्कुल मुंह जबान याद थे। मतलब वो ऐसे ही बोल देती थी, उनको उनकी सारी बातें याद थी, वो उनको पढ़ती थी, सुनती थी। और बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी है। मतलब बुंदेलखंड में रहने वाले जो हरबोले हैं उनके मुंह से हमने ये सब कहानियां सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि वो बुंदेलखंड के हरबोले कहते हैं कि ये जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं ये वीर पुरुषों की तरह युद्ध में लड़ती थी और वीरता प्राप्त करती थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई को देखकर यह कहना बहुत ही मुश्किल होता था कि इनको हम क्या कहें, ये लक्ष्मी जी हैं या दुर्गा हैं या ये स्वयं वीरता की अवतार हैं। क्योंकि जब वो उनकी वीरता के हम किस्से सुनते हैं ना, तो वो देख के हमको लगता है कि जिस तरीके से ये वीर पुरुषों की तरह लड़ती थी युद्ध में, सबसे अकेले ही लड़ने पहुंच जाती थी। तो इसलिए कहा गया कि हम इन्हें क्या कहें, लक्ष्मी कहें या दुर्गा कहें या वीरता का अवतार कहें। और जो मराठे लोग हैं ना, वो इनकी तलवारबाजी देखकर बहुत ही खुश होते थे। क्यों? क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई खुद एक मराठा हैं, तो मराठा लोग इनको देखकर बहुत ही खुश होते थे। नकली युद्ध करना, व्यू की रचना करना और दुर्ग तोड़ना, मतलब ये सब इनके क्या थे, इनके प्रिय खेल थे कहना चाहिए। जो हमारे गेम्स होते हैं ना, फेवरेट गेम्स, तो रानी लक्ष्मीबाई के ये सब, उनको ये सब बहुत अच्छे से आता था और वो इन चीजों में डरती नहीं थी। सेना को कैसे घेरना है, क्या करना है, दुर्ग को तोड़ना है, कैसे कब्जा करना है, ये सब रानी लक्ष्मीबाई को बहुत प्रिय था। उनको बहुत अच्छा लगता था ये सब करना और बहुत अच्छे से ये कर लेती थी। महाराष्ट्र की जो देवी जी है ना, दुर्गा जी, वो इनकी कुल देवी थी। वो इनकी पूजा रानी लक्ष्मीबाई किया करती थी। बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई में वीरता की पुजारी थी, वीरता के संस्कार भरे हुए थे इनके अंदर। और बुंदेलखंड के जो हरबोले हैं उनके मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई की कि किस प्रकार ये वीर पुरुषों की तरह युद्ध में लड़ती हैं और विजय प्राप्त करती हैं, ये सारी कहानियां हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विवाह के बारे में बताया गया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वीरता की अवतार हैं। जब उनका विवाह किसके साथ हुआ? झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। झांसी के राजा कौन है? गंगाधर राव। उनके साथ झांसी की रानी का विवाह हुआ। लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ तो वो झांसी की रानी बन गई। और जब इन दोनों का विवाह हुआ तो पूरी झांसी खुशियों से एकदम भर गई। पूरी झांसी में खुशियों के गीत गाए जाने लगे, वीरता भरे गीत गाए जाने लगे और सारा महल, पूरी झांसी बिल्कुल ऐसे सजी थी,
फूलों से सजी थी और पूरी झांसी में खुशियों के स्वर गूंज रहे थे। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया अर्थात अर्जुन जो है उनकी पत्नी का नाम चित्रा है। तो जिस प्रकार से अर्जुन ने चित्रा को पाया था, शिव से मिली भवानी का अर्थ होता है शंकर भगवान, और भवानी माँ पार्वती जी के लिए बोलते हैं। तो जैसे शंकर भगवान जी से पार्वती जी मिली, माँ भवानी मिली, उसी प्रकार झांसी की जो रानी है वो अपने पति गंगाधर राव से मिली थी। और जब ये बुंदेलखंड के हरबोले भी इनके विवाह में गए थे तो उनने वहां पर बहुत खुशियों वाले गीत गाए, और ये सारी की सारी कहानियां हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी है। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। उदित हुआ सौभाग्य अर्थात रानी लक्ष्मीबाई का सौभाग्य उदय हो गया था। महलों में छाई उजियाली मतलब महलों में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैली हुई थी, लेकिन कालगति चुपके से आ गई। मतलब क्या हुआ कि एकदम से अचानक से ऐसा समय आया कि ये सारी खुशियां एकदम शोक में बदल गईं। कैसे? जब अचानक से राजा, झांसी के राजा जो गंगाधर राव थे, उनकी अचानक से मृत्यु हो गई। तो जो वीरता की अवतार थी, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जो तलवार लेती थी हमेशा, उनके हाथों में समझिए कि चूड़ियां ज्यादा दिन भाई ही नहीं, क्योंकि अचानक से ये सब हो जाने के कारण रानी अचानक विधवा हो गई और पूरी झांसी जैसे एकदम से सूनी हो गई। पूरी झांसी में शोक की लहर आ गई। ये मतलब कालगति समय का किसी को कुछ पता नहीं रहता कि अचानक से कब क्या हो जाए। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी शादी मतलब विवाह होने के कुछ समय बाद ही, कुछ दिनों के बाद ही झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। और रानी का तो, रानी इतने शोक में थी कि रानी के शोक की तो हम बात ही नहीं बता सकते कि रानी कितने शोक में डूब गई थी। और निसंतान मरे राजा मतलब उनकी शादी के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिश का वारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो झांसी के राजा गंगाधर राव जी थे, जब उनकी मृत्यु हो गई तो वो झांसी के राजा थे, तो वहां का पूरा दीपक जैसा बुझ गया हो उनकी मृत्यु के बाद। जब उनकी मृत्यु हुई तो जो डलहौजी था, अंग्रेजों का एक शासक था, वो मन में हर्ष आया, मतलब मन में इतना ज्यादा खुश हो गया, उसको ये लगा कि चलो अब तो बहुत अच्छा हुआ है, अब तो मैं यहाँ पर अपना कब्जा कर लूंगा, क्योंकि ये झांसी अब बिल्कुल वीरानी हो गई है, यहाँ पर कोई नहीं है, कोई राजा नहीं रह गया। तो उसने सोचा लावारिश का वारिश बनकर, तो उसने ये सोचा कि अब ये जो वीरानी झांसी है, यहाँ का कोई भी वारिस नहीं है, तो मैं यहाँ का वारिस बन के जाऊंगा और इसको हड़प कर लूंगा और यहाँ का राजा बन जाऊंगा। उसने क्या किया, तुरंत ही अपनी फौज भेजी और तुरंत फौज भेजकर उसने दुर्ग पे अपना झंडा फहरा दिया। और जो अश्रुपूर्ण रानी थी, अश्रुपूर्ण रानी मतलब रानी जो इतने शोक में समाई हुई थी, इतना एकदम रोती रहती थी, बहुत दुखी थी, तो वो ये सब देख रही थी और उनने ये देखा कि अब तो झांसी बिल्कुल वीरानी हो गई है और झांसी पर लोग नजर गाड़ कर बैठे हुए हैं। ये जो अंग्रेज लोग हैं वो झांसी को हड़पना चाहते हैं। तो हमने ये सारी कहानियां सुनी है कि अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, वो भले ही बहुत दुखी हैं, लेकिन उनको ये देख देख के लग रहा है कि अब मेरी झांसी खतरे में है, मुझे इसे बचाना होगा। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया,
व्यापारी मन दया चाहता था। जब यह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। अंग्रेज जो होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं। वो हमारे भारत में आए, अनुनय विनय बहुत प्रार्थना करते हुए आए, और प्रार्थना करके आए, और बड़े मासूम बन के, भोले भाले बन के, और हम लोगों ने उनको समझा कि बहुत अच्छे हैं, व्यापारियों नवाबियों की हम व्यापार करेंगे यहाँ पर। वो किस उद्देश्य से आए कि हम यहाँ व्यापार करने के लिए आए हैं। और व्यापार करते करते धीरे धीरे उनने चालाकी से हमारे पूरे भारत को हड़प लिया था, पूरा अपना कब्जा करने लगे थे ये। और जो राजा महाराजा लोग थे, राजा लोग, नवाब लोग थे, उनकी जो महारानियां थीं, वो सब जो पहले रानियां थीं, उन सबको धीरे धीरे इन लोगों ने दासियां बना दिया। और ये जो अंग्रेज लोग आए हुए थे, इनकी जो पत्नियां थी, जो पहले दासी बनकर आई थी, वो अब सब महारानी बन गई। और इन लोगों ने ऐसा करते करते धीरे धीरे हमारे भारत पर हर जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। मतलब इनकी फिर धीरे धीरे इन सब जगह पर वो कब्जा कर रहे थे। इनकी दिल्ली जो राजधानी थी वो भी छीन लिया। बातों बातों में इनके लखनऊ को भी उनने अपने कब्जे में कर लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, मतलब पेशवा जो लोग थे ना, पेशवा लोग, उन लोगों को भी कैद कर लिया था बिठूर में। और नागपुर को भी इनने अपने कब्जे में कर लिया। इसी प्रकार और भी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी जगह जैसे उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, इन सबको भी कब्जे में किया। और सिंध, पंजाब, ब्रह्मपुत्र आदि सब पे भी इन्होंने बहुत इन सबको अपने कब्जे में करते जा रहे थे ये। और बंगाल, मद्रास आदि ये सब जगह की यही कहानी थी। मतलब धीरे धीरे ये हर जगहों को अपने कब्जे में करते जा रहे थे। और ये सब चीज़ें, सारी बातें, सारी कहानियाँ हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से सुनी हैं। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो, 9 लखा हार। अंग्रेजों ने हमारे देश के जो राजा थे, नवाब थे, इन सब का काफ़ी अपमान किया था। इन सब का खूब ज़्यादा अपमान करते थे वे लोग। और जिस कारण से क्या होता था, रानी रोई रनिवासों में, मतलब जो इनकी रानियां थी, नवाबों की, राजाओं की, वो रानियां बहुत दुखी थी, बहुत परेशान हो रही थी। उन लोगों को इतनी परेशानियां हो रही थी कि उनके गहने कपड़े सब नीलाम हो रहे थे, कलकत्ते के बाज़ार में सरेआम बिक रहे थे। अंग्रेज लोग खुलेआम उनके कपड़ों की, जेवरों की, सबकी वो अपने अखबार में खुलेआम नीलामी कर रहे थे। इससे बहुत परेशानी हो रही थी कि जो पर्दे में रहने वाली रानियां हैं, महलों में रहने वाली रानियां हैं, उनकी इज्जत खुलेआम विदेशों में नीलाम हो रही थी। और बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से हमने ये सारी कहानियां सुनी हैं। अंग्रेज लोग बहुत राजनीति करते थे। उनके कारण उन लोगों ने इतने दुख दिए सभी को। उनके कारण जो कुटियों में, मतलब जो झोपड़ियों में रहते थे, छोटे छोटे झोपड़ियों में, वो लोग भी बहुत परेशान रहते थे। और जो बड़े बड़े महलों में भी रहते थे, वो सारे भारतीय लोग भी बहुत परेशान रहते थे अंग्रेजों की राजनीतियों की वजह से। हमारे देश के जो वीर सैनिक थे, वो भी बहुत अभिमान से भरे हुए थे। उनको भी ये लग रहा था कि इन लोगों का इतना अपमान ये लोग सबका कर रहे हैं, झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का, महलों में रहने वाले लोगों का, सभी को ये परेशान कर रहे हैं। वीर ये सोच रहे थे कि हम कैसे इनके सामने झुक जाए, अब कुछ तो करना ही होगा इनका। और जो नाना धुंधु पंत थे पेशवा, वो सारी सामान जुटाने में लगे हुए थे। यज्ञ के लिए वो सारा सामान जुटा रहे थे। और तभी उनकी बहन, जो छबीली सुंदर बहन थी, उनने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई ने तब उनने एक यज्ञ कर दिया। तब उनने ये सोच लिया, ये ठान लिया कि अब तो हम अंग्रेजों को अपने देश से भगा देंगे, अब हम इनसे युद्ध करेंगे। और उनने युद्ध का बिगुल बजा दिया, जैसे युद्ध का प्रारंभ कर दिया। और उनने कहा कि जितना भी इनने जो जो चीजें हमारी छीन ली हैं, वो सब हम इनसे वापस लेंगे और इन्हें हम अपने यहाँ से भगा देंगे। अब जो महलों में रह रहे थे, उन लोगों ने ये जो आंदोलन इन लोगों ने किया था, उसका उन लोगों ने नेतृत्व किया। और जो झोपड़ी में रहने वाले लोग थे, उन्होंने ज्वाला सुलगाई, अर्थात उन्होंने इन लोगों का
आगे साथ दिया था इस आंदोलन में, और इन सब लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया और सभी ने बहुत साथ दिया। और सभी के दिल दिमाग में, सभी को ये लग रहा था कि स्वतंत्रता की चिंगारी, सभी के दिल दिमाग में बस अब स्वतंत्रता पाने की थी कि हमको कितनी जल्दी स्वतंत्रता मिल जाए। और इसके लिए इन्होंने, इसकी लहर कहाँ तक चली गई, पूरी झांसी, दिल्ली, लखनऊ, जबलपुर, कोल्हापुर, मतलब जितनी जितनी जगहों पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था, ये सारी जगहों पर स्वतंत्रता पाने की चिंगारी फैल रही थी। इस स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे वीर पुरुषों ने सहयोग दिया, बहुत सारे वीर पुरुष लोग आकर बराबरी से लड़े और इनमें से बहुत सारे वीर शहीद भी हो गए। नाना धुंधु पंत तातिया, चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर से सैनिक अविराम आदि बहुत सारे ऐसे वीर पुरुष थे जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने में अपना बहुत योगदान दिया। इन सब लोगों ने जो भी आंदोलन किया था, विद्रोह किया था, ये अंग्रेजों की नज़रों में जुर्म कहलाती थी कि, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। उनको ये लगता था ना कि भाई तुम लोगों ने कैसे विद्रोह कर दिया, कैसे आंदोलन कर दिया, लेकिन इन लोगों ने तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए ये सब किया था। तो ये सारी कहानियाँ, ये सारी गाथाएं हमने बुंदेले हरबोलों के मुँह से सुनी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। मतलब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्द बनकर पुरुषों के समान, वीर पुरुषों के समान युद्ध में लड़ती थी। और उनके सामने कौन आकर खड़ा हो गया? लेफ्टिनेंट वॉकर आकर खड़ा हो गया। तो रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों के समान उनसे भी लड़ती रहीं और दोनों में बहुत युद्ध होने लगा। और फिर अंत में क्या हुआ? जख्मी होकर वॉकर भागा। मतलब वॉकर जख्मी हो गया और जख्मी होकर बहुत हैरानी भी हुई उसे, और वो वहाँ से भाग गया। ये सारी चीज़ें हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह से सुनी हैं। रानी अब निरंतर आगे बढ़ती गई। उन्हें 100 मील तक आगे चलने के बाद कालपी एक स्थान का नाम है, वहाँ पर वो पहुँच गई। और जब वहाँ पहुँची तो घोड़ा क्या था, खूब चल लिया था, तो घोड़ा बहुत थक गया, थक कर ज़मीन पर गिर गया और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अब यमुना तट तक जब वो पहुँच गई थी तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने फिर से उनको घेर लिया और फिर अंग्रेज़ों में और रानी लक्ष्मीबाई में लगातार बहुत युद्ध हुआ और उसमें भी रानी लक्ष्मीबाई जीत गईं और उन्होंने अपने ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अंग्रेजों का मित्र है जो सिंधिया, वो भी ये सब देखकर अपनी राजधानी छोड़कर वहां से भाग गया। और ये सारी कहानियां हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से सुनी हैं। रानी लक्ष्मीबाई को इस प्रकार विजय मिल गई, लेकिन उनको बार बार विजय मिलती जा रही थी और जब वो आगे बढ़ती जा रही थी तो उनको अंग्रेजों की सेना बार बार घेर लेती थी। अब उनके सामने कौन था? जनरल स्मिथ अब उनके सामने आया। उनसे भी उनकी बहुत देर तक युद्ध हुआ और रानी ने वहां पर भी विजय प्राप्त कर ली। रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध के समय उनकी सहेलियां भी थी, कान्हा और मंद्रा। वो दोनों भी उनके साथ युद्ध कर रही थी। अब अचानक से क्या हुआ? उनके पीछे अब कौन आ गया? अचानक से उनके पीछे यूरोज आ गया और उसने इनको घेर लिया। तब रानी लक्ष्मीबाई फिर एक बार घिर गई चारों ओर से। तब भी रानी क्या कर रही थी? तब भी रानी रुकी नहीं। उनने उनको घेर लिया, फिर भी रानी सब सेना को मार काट करते हुए आगे बढ़ी जा रही थी। अब अचानक से क्या हो गया? एक नाला आ गया और नाले में उनका घोड़ा फंस गया। अब उनका घोड़ा ये वाला नया था, तो ये घोड़ा अचानक से उस नाले में अड़ गया। अब वो घोड़ा नए होने के कारण वो उससे निकल भी नहीं पा रहा था। और फिर क्या हुआ? अचानक से उनको, वो जख्मी थी, बहुत ज्यादा जख्मी थी, फिर भी क्योंकि वो यूरोज लोगों को, सबको, पूरी सेना को मारकर आगे बढ़ रही थी। फिर जब वो घोड़े को निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन घोड़ा ऐसे अड़ गया था कि वो वहां से निकल ही नहीं रहा था। तब अचानक से फिर से उनको और घुड़सवार लोग आ गए, सैनिक लोग, और उन लोगों ने इनके साथ खूब हमला किया और रानी ने भी बराबरी से खूब उनसे, अनगिनत सैनिकों के साथ रानी अकेले ही लड़ती रही, वार पर वार होते रहे। लेकिन अंत में वो सिंगनी के समान लड़ती हुई अंत में वो जमीन पर गिर पड़ी और उन्हें तो देश के लिए शहीद होना ही था। घमासान युद्ध करते हुए यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई अब
सिधार गईं, स्वर्ग सिधार गईं। और चिता उनकी दिव्य सवारी थी, मतलब जो उनकी चिता थी, उनकी डेड बॉडी थी, वो उनकी दिव्य सवारी थी। जैसे मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। यहाँ पर हम तेज से अर्थ समझ सकते हैं कि तेज अर्थात तो उनकी शक्ति, वो क्या थी, उनकी एक सच्ची अधिकारी थी। और जब उनकी ये चीज़ हुई, उनकी डेथ हुई, उनकी मृत्यु हुई, जब वो वीर गति को प्राप्त हुई, तब उनकी उम्र केवल 23 वर्ष की थी, मतलब 23 ईयर्स बस की थी। मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता की नारी थी। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं थी, ये एक ईश्वर का अवतार थी जो हमको स्वतंत्रता दिलाने के लिए आई थी, हमें ये जगाने के लिए आई थी। हमारे अंदर जो सोया हुआ मनुष्य था ना, हम अंग्रेजों की गुलामी झेल रहे थे, तो उसको ये स्वतंत्रता दिलाने के लिए अर्थात हमें जगाने के लिए आई थी। हमें ये सही रास्ता दिखाने आई थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। कवयित्री रानी लक्ष्मीबाई के प्रति यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कह रही हैं, तुमने जो किया है वो इस दुनिया से कभी मिट ही नहीं सकता है। कवयित्री कहती हैं कि चाहे तुम्हारा कोई स्मारक बने या ना बने, तू स्वयं ही अपना स्मारक है, क्योंकि तेरी गाथा और तेरी वीरता अतुल्य है, मतलब उसकी हम किसी से तुलना ही नहीं कर सकते। और तुम्हारी इस कहानी को हमने बुंदेलखंड के हरबोलों के मुख से सुनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि आपने जो कुछ भी हमारे देश के लिए किया है, उसे कोई भी भूल नहीं सकता, उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। और आपकी कुर्बानियों के लिए, आपकी वीरता की गाथाएं हम सब हमेशा याद रखेंगे।